चमकदार सफेद आबाद के बाद तेरी औरत मेरी और तेरा भाई मेरा चमचा बनेगा, हा हा हा। वह इतना खुश था। आर्यन ने नीचे से घूरते रैथन को देखा, चेहरे पर ठंडी मुस्कान और गहरी हो गई। हंस ही है, जल्दी रोने का मौका भी नहीं मिलेगा। आर्यन ने जितनी ताकत जमा की थी, मुक्का मारा और गर्जा, मर हरामी। धड़ाम, उसकी गति बिजली सी फूटी और एक मुक्का रैथन की ठुड्डी पर पड़ा। इस मुक्के में इतनी ताकत थी कि उसने सीधे रैथन का सिर फोड़ दिया। उसी पल सिस्टम की आवाज़ गूंजी। सिस्टम की बीट की आवाज़ कितनी मधुर थी। आर्यन को पहली बार लगा कि सिस्टम की यह आवाज़ इतनी सुरीली भी हो सकती है। सुनकर ही मन शांत हो जाए, खुशी छा जाए। डिंग, बधाई हो आर्यन, रैथन को मारने पर 19,000 एक्सपी पॉइंट्स, 1800 काल ऊर्जा पॉइंट्स और 10 काल मूल्य प्राप्त हुए। बधाई हो आर्यन, अग्निवेद तलवार प्राप्त हुई। बधाई हो आर्यन, स्टार एम्बर 212 प्राप्त हुए। अल्पविराम, सिस्टम लगातार फट रहा था। रैथन का शरीर भी कुछ वस्तुएं गिरा गया। उसका लेवल आर्यन जितना ही था और एक मुक्के से उसे मार गिराने का राज ये था कि उसकी काल ऊर्जा सूख चुकी थी। उसका जीवन अस्त्र और रक्षक खजाना सक्रिय नहीं हो सका। इसके अलावा वह इतना घमंडी था कि उसने सोचा ही नहीं कि वो एक ही घूंसे में खत्म हो सकता है। लेकिन अभी आर्यन को काल ऊर्जा पॉइंट्स की ज़रूरत थी। ये 1800 काल ऊर्जा पॉइंट्स किस काम के? इनसे तो कुछ भी नहीं किया जा सकता था। कोई भी तकनीक छोड़ी नहीं जा सकती थी। इतनी कम काल ऊर्जा तो इस ठंडे गुप्त क्षेत्र में कुछ मिनट भी नहीं चलेगी। हालांकि आर्यन ने कभी सोचा ही नहीं कि इन चारों को मारने के लिए कोई तकनीक इस्तेमाल करेगा। रैथन को मारते ही उसके मन में तुरंत एक विचार गूंजा, ओमनिवर्स टॉप। भिन्न 1000 काल ऊर्जा पॉइंट्स गायब हो गए। कंधे पर ड्रैगन ताबूत प्रकट हुआ, नजरें एक पर जमीन। डिंग, लक्ष्य लॉक। बिना सोचे आर्यन ने तोप सक्रिय कर दी और गर्जा, उड़ा दो इसे। धड़ाम, ओमनिवर्स तोप की गोली निकली। चारों हत्यारे दंग रह गए और इधर उधर भागे। रफ्तार बेहद तेज, लेकिन चाहे कितनी तेज हो, ओमनिवर्स तोप से तेज कैसे हो सकती थी? लॉक हो गया तो मरना पक्का था। धड़ाम, 10वें सेकंड से भी कम वक्त में एक हत्यारा चूर चूर हो गया। निशान तक नहीं बचा। इसी पल, डिंग, बधाई हो आर्यन, हेल गेट के 4 हथियारों में से एक को मारने पर 2 लाख एक्सपी पॉइंट्स, 18,000 काल ऊर्जा पॉइंट्स और 10 काल मूल्य प्राप्त हुए। बधाई हो आर्यन। आर्यन को अभी लूट की परवाह नहीं थी। अभी वो सिर्फ बदला लेना चाहता था, एक एक से। मुझे मारना चाहते हो, हरामी? अर्पण ने सिर्फ इतने कचरे भेजे। गालियां बरसाते हुए आर्यन ने ड्रैगन ताबूत समेटा और झपटा। दाहिने हाथ की हथेली में सफ़ेद आग की लपटें उभरीं। उसी समय एक हत्यारे ने तलवार चलाई। आर्यन ने हथेली दबाई और चिल्लाया, मर जा, नरक अग्नि शुद्ध करो। धम, आर्यन गुस्से से तमतमाया हुआ था। सफ़ेद आग भड़क उठी। उस विचित्र ज्वाला की शक्ति ने हत्यारे को पल में निगल लिया। डिंग, बधाई हो आर्यन, हेल गेट के 4 हथियारों में से एक को मारने पर 2 लाख एक्सपी पॉइंट्स, 18,000 काल ऊर्जा पॉइंट्स और 10 काल मूल्य प्राप्त हुए। यह अंत नहीं था। अब उसके काल ऊर्जा पॉइंट्स 30,000 पर पहुंच चुके थे। लेकिन बचे दोनों हथियारों ने लड़ने नहीं चुना। वो जितनी तेज हो सके उतनी तेज गति से भागे। हालांकि उनका साधना स्तर आर्यन से कहीं ऊंचा था, लेकिन वो जानते थे ताकत में आर्यन का मुकाबला असंभव है। इन्हें आर्यन को मारने भेजा गया था क्योंकि इनके पास खास क्षमता थी, काल ऊर्जा का पता लगाना। वे भांप सकते थे कि किसी के शरीर में काल ऊर्जा बची है या नहीं। यही कारण था कि आर्यन की काल ऊर्जा सूखते ही ये प्रकट हुए। लेकिन इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आर्यन लोगों को मारकर काल ऊर्जा हासिल कर लेगा। भागना ही एकमात्र रास्ता। भागना चाहते हो? मैंने इजाज़त दी, आर्यन ठंडे स्वर में बोला। चारों के हमलों से उसका मन खराब था। अब नाटक खत्म हो गया तो भागना चाहते थे। आर्यन ने दाहिना हाथ पलटा, स्वर्ग विनाश निकल। एक विशाल काली तलवार उसके हाथ में उतरी। काल ऊर्जा की हलचल से तलवार पागलों की तरह भड़की। उसकी ब्लेड से बेहद उग्र लपटें निकलने लगी। बेहद उग्र, खूंखार। आर्यन का दाहिना हाथ घूमा और वार किया। श्विश, अर्धचंद तलवार ऊर्जा उड़ी। दृश्य ऐसा मानो समय धीमे धीमे गुजर रहा हो, लेकिन यह इतना तेज था कि पल में एक हत्यारे पर जा लगा। हवा में उसका शरीर तलवार ऊर्जा से 2 टुकड़ों में कट गया, फिर जमीन पर गिरा। दूसरा हत्यारा भी अनंत सफ़ेद बर्फ में गायब हो गया। चारों हत्यारों को मार गिराने के बाद भी आर्यन के मन का गुस्सा शांत न हुआ। उल्टा और भड़का, अर्पण, तू मुझे सचमुच मारना चाहता है ना? सचमुच मार डालना चाहता है? चलो, अगर मैं तुझे न धूल में न मिलाऊं तो आर्यन का नाम उल्टा लिख दूंगा।
वह सच में नाराज था, बेहद नाराज। पहले 3 ताकतों ने बार बार पीछा किया, अब देव मीनार आया तो फिर निशाना। अगर मर्दानगी नहीं दिखाई तो बिल्ली समझेगा। इस बार आर्यन सच में आग बबूला था। अगर सिस्टम नहीं होता तो रैथन को मारकर काल ऊर्जा भी नहीं मिलती, ओमनिबस तो सक्रिय नहीं होती और आज यही मर जाता। अर्पण ने बेदाग योजना बनाई थी, और देव मीनार में अचानक नए शिष्य क्यों? साफ था, सब कुछ अर्पण का इंतजाम है। हर कदम पर निशाना, बार बार मारने की कोशिश। इस चीज ने आर्यन को पूरी तरह से भड़का दिया। अल्पविराम। अरे कचरा। अर्पण के सामने 4 जंगली मूर्तियों में से 3 गिर चुकी थी। मतलब उसके भेजे 3 प्यादे मर चुके थे। भौहें सिकुड़ते हुए अर्पण की आंखें ठंडी हो गई। बोला, आर्यन इस बार किस्मत रहा, लेकिन निकल पाएगा सोचता है। हा 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 हा। मौनबर्फ गुप्त क्षेत्र देव मीनार से हमेशा गायब हो जाएगा और तुम सब हमेशा के लिए ही अंदर रह जाओगे। हत्यारा छोटा इंतजाम था, मार नहीं सके तो दूसरा कदम। गुप्त क्षेत्र का निकास नष्ट। मौनबर्फ गुप्त क्षेत्र में सिर्फ एक निकास था। अगर नष्ट हुआ तो कभी नहीं निकल पाएंगे। निकल ना पाना मौत ही था। इसी पल एक बूढ़ा अंदर आया। बोला, अर्पण 60वीं मंजिल तैयार है, अब प्रवेश कर सकते हो। अर्पण ने आदर से कहा, धन्यवाद गुरुजी। लेकिन वो मामला? बूढ़े आदमी ने कहा, मैंने आदेश दे दिया। जितना ध्यान लगाओगे देव मीनार की 100 मंजिलें पार करोगे। इसके लिए तुम्हारी कोई भी मुराद पूरी की जाएगी। अर्पण बोला, ये शिष्य पूरा जोर लगाएगा। अरे हाँ गुरुजी, मेरी मंगेतर साशा का क्या हाल है? बूढ़े ने कहा, वो 40वीं मंजिल पर पहुंच गई। शक्तियाँ तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उसके मन में एक विद्रोही आभा बसी है। ये हत्यारी आभा बाधा बनेगी। डर है 80वीं मंजिल ही उसकी सीमा है। अर्पण की आंखें खराब हो गई और मन ही मन गालियां दी। कमीनी कुतिया अभी भी आर्यन का बदला लेना चाहती है। मैंने इज्जत दी। अर्पण बेहद नाराज था। जितना साशा ऐसी थी उतना ही आर्यन से हड्डियां तक नफरत बढ़ रही थी। बूढ़े ने हल्के से कहा, इस दुनिया में देवता बनने से बड़ा कुछ नहीं। देवता बने तो सब नीचे। तुम में देवता बनने की काबिलियत है। सब भूल जाओ तो और तेज उड़ान भरोगे, कोई रोक नहीं सकेगा। देवता बने तो सब घुटनों पर होंगे। देव मीनार परमलोक की एक सेवा संगठन थी। उसका एकमात्र उद्देश्य था प्राचीन देवयुग क्षेत्र के लिए ताज़ा खून उपलब्ध कराना। जो शिष्य वहां जबरदस्त रिकॉर्ड बनाता उसे देवपद मिल सकता था। वह सचमुच देवता बन जाता, और अगर वह नहीं बन पाता तब भी उसे देवताओं का अतिरिक्त आशीर्वाद मिलता। 10,000 युगों से यही चलन था। इस युग का डॉक वर्ल्ड में सबसे प्रतिभाशाली योद्धा था अर्पण। इस बार देवयुग क्षेत्र में नाम कमाने की सबसे ज्यादा संभावना उसी की थी। देव मीनार के लिए वो एक अनमोल खजाना था। मीनार के आधे से ज्यादा बुजुर्ग और एल्डर उस पर अपना दांव लगा चुके थे। ऊपर से हेल गेट का सेन परिवार दानव के समान कुल उसके पीछे था। अर्पण ने मुंह खोला नहीं कि पूरा देव मीनार उसके पीछे खड़ा हो जाता। इस बार भी ऐसा ही हुआ। मौनबर्फ गुप्त क्षेत्र का प्रवेश द्वार एल्डरमॉन्ट के सामने उड़ा दिया गया, और हद तो तब हो गई जब विरोध करने पर एल्डरमॉन्ट को उसने लगभग मार डाला, बिना कोई कारण बताए। 100 लोग भी मिलकर अर्पण के सामने टिक नहीं सकते थे। देव मीनार के भीतर अर्चिनी को भी पूरी तरह दबा दिया गया था। उसे बोलने का हक तक नहीं था। तीसरे एल्डर को भी सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। एल्डरमॉन्ट के अपंग होने के बाद उससे परीक्षा विभाग का पद भी छीन लिया गया। और फिर जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई माफ़ी नहीं। एक ही बात थी, सब कुछ अर्पण के लिए रास्ता छोड़े। इतना दबंग, इतना क्रूर, यही उसकी शैली थी। इस बार भी जो लोग आर्यन पर दांव लगा रहे थे उन्हें ज़बरदस्त झटका लगने वाला था। कहना होगा अर्पण बहुत चालाक था। अपने फ़ायदे को वह ऐसे इस्तेमाल करता था मानो दुनिया को जलाकर राख कर देगा। या तो हाथ नहीं उठाता था, और अगर उठा लिया तो दुश्मन के लिए पुनरुत्थान का एक भी मौका नहीं छोड़ता। इसी बीच नक कबीला पर हेल की सेना ने चारों तरफ से घेराबंदी कर ली थी। अल्पविराम। मौनबर्फ गुप्त क्षेत्र में आर्यन, एरा और जेत तीनों अलग चल रहे थे, बाकी दल से नहीं जुड़े। आर्यन भाई, कहीं अंत ही नहीं दिख रहा। जेत ने चारों तरफ देखते हुए कहा, ये शीत नखर शहर आखिर है कहाँ? हिमपात रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। चारों तरफ सिर्फ सफ़ेदी, न कोई अंत, न कोई ऊर्जा तरंग महसूस हो रही थी। ये जगह जैसे भुला दिया गया संसार थी। आर्यन भी हैरान था, क्या सचमुच यहाँ कोई शीत नखर शहर है भी? सिस्टम गलती नहीं करता। शीत नखर शहर ज़रूर इस गुप्त क्षेत्र में ही होगा। एरा ने धीरे से कहा,
गिरती रही तो पहाड़ पर बना शहर भी दब जाएगा। तुम्हें सचमुच लगता है कि कोई यहाँ शहर होगा भी? जेद चौंका। अरे हाँ, कहीं वह बर्फ के नीचे दबा तो नहीं? आर्यन ने सिर हिलाया। पहले गरज को लौटने दो। गरज, बर्फीला गर्जन दिव्य पक्षी, ठंड से नहीं डरता था। आर्यन ने उसे शहर ढूंढने भेजा था। अगर वह नहीं ढूंढ पाया तो वे तीनों भी कुछ नहीं कर पाते। शीत नखर शहर। आर्यन मन ही मन बुदबुदाया। यह एम्प्रेस अश्रु से जुड़ा एसएसएस रैंक मिशन था, इतनी आसानी से पूरा होने वाला नहीं। फिलहाल तो बस गरज का इंतज़ार था। और हाँ, इस गुप्त क्षेत्र में एक और घातक हत्यारा छिपा हुआ था, उसे भी बचकर रहना था। उसकी सारी काल ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। आधा घंटा बाद गरज लौटा और बोला, कुछ नहीं मिला, इस नरक में कोई शहर बाहर नहीं। गलती तो नहीं हो गई? मैं दसियों हजार मील उड़ा, एक चींटी तक नहीं दिखी। आर्यन की भौहें सिकुड़ गईं। जेठ ने जीभ चटकाई, 10,000 मील के अंदर भी नहीं मिला। भगवान, अगर हम खुद ढूंढते तो लाश बन चुके होते। एरा ने आर्यन की ओर देखा। तुम शीत नखर शहर क्यों ढूंढ रहे हो? कोई खास वजह? आर्यन ने जवाब नहीं दिया, बल्कि पूछा, कोई खास जगह, कोई विशेष स्थान? सिस्टम ने मिशन दिया था, गलत नहीं हो सकता, बस ढूंढना मुश्किल था। गरज ने सोचा, फिर बोला, एक जगह थोड़ी ऊंची थी। मैं नीचे उतरा था, लगता है कोई पहाड़ का कटा हुआ हिस्सा था। बस वही एक खास जगह थी, बाकी कुछ नहीं। पहाड़? आर्यन ने पल भर सोचा, फिर बोला, हमें वहाँ ले चल। वह गरज की पीठ पर चढ़ गया। जेद बोला, आर्यन भाई, एक छोटी सी पहाड़ी में क्या रखा है? कहीं बर्फ से बचने की जगह ढूंढो यार, वरना हम यहीं जम जाएंगे। एरा कूद कर ऊपर चढ़ गई। चलेगा या नहीं? जेद फौरन बोला, चल रहा हूँ ना। 10 मिनट बाद गरज जमीन पर उतरा और बोला, मैं वापस पेड स्पेस में जा रहा हूँ। पेड स्पेस का समय सीमित होता है। आर्यन ने रोका नहीं। गरज उसके स्पेस रिंग में गायब हो गया। फिर आर्यन ने उस छोटी सी पहाड़ी को देखा और धीरे से बोला, ये तो किसी पर्वत की रीढ़ लग रही है। तभी नींद से जागी हुई सोई हुई सुंदरी हंस पड़ी। मास्टर, तुम्हारे पास ड्रैगन सूर्य सार है ना? बस उसकी शक्ति को सक्रिय कर दो। हम? आर्यन चौंका। काम करेगा? सोई हुई सुंदरी ने ठिठोली भरी हंसी छोड़ी, करके देखो ना, पता चल जाएगा। आर्यन ने बिना सोचे ड्रैगन सूर्य सार हाथ में लिया। एक गर्म लहर हवा में फैल गई। प्रचंड उष्णता। डॉक वर्ल्ड की पृथ्वी सूर्य ऊर्जा का शुद्ध सार। जेठ आंखें फाड़कर बोला, अरे वाह, ड्रैगन सूर्य सार से गर्माहट। ये ख्याल मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? मज़ा आ गया। आर्यन ने ध्यान से देखा, ड्रैगन सूर्य सार की ऊर्जा में कुछ हलचल हो रही थी, और उसे ये भी साफ महसूस हुआ कि ज़मीन के नीचे कुछ हिल रहा है। कुछ बहुत बड़ा, बहुत तेज़ी से उनकी ओर आ रहा है। तुम लोगों को कुछ महसूस हुआ? आर्यन ने पूछा। जेठ मज़े में था। नहीं तो, एरा ने भी सिर हिलाया। अजीब है, आर्यन बुदबुदाया। वह साफ महसूस कर रहा था, नीचे से कोई चीज़ तेज़ी से नज़दीक आ रही थी। अचानक, उसके प्रतिक्रिया देने से पहले ही धाड़म, बर्फ फट गई। एक विशालकाय सांप जैसा बीस्ट बर्फ के बीच से उछला। 2 सफ़ेद नीली आंखें आर्यन को सीधा घूरे जा रही थीं। आर्यन की आंखें सिकुड़ गईं। एरा और जेद दोनों सन, ये क्या है? वो बीस्ट कथनी और रूप से विशाल था। सारा शरीर चमकदार सफ़ेद शक्ति से लहरा रहा था, जैसे कोई दिव्य बीस्ट, सुनहरी चमक लिए हुए। आर्यन चीखा, सावधान। उस सफ़ेद सांप ने आर्यन के हाथ में ड्रैगन सूर्य सार को घूरा और शरीर मोड़ लिया। रुम्बक रुम्बक। वह फिर से बर्फ में घुस गया और पागलों की तरह घूमने लगा। तीनों के पास काल ऊर्जा शून्य थी, बस देखते रह गए। वो विशाल सांप उनके पैरों तले चक्की की तरह चक्कर लगा रहा था। अचानक आर्यन की आंखें फटी। अरे नहीं, भागो। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उनके पैरों तले सफ़ेद बर्फ की पूरी परत धंस गई। तीनों एक विशाल बर्फ गुफा में गिरते चले गए, और गिरते ही उस विशाल सांप ने अपना रक्त रंजित मुंह पूरा खोल दिया और उन्हें निगल लिया। तो व्यू चमकदार सफ़ेद आभा की शक्ति थी। यह एक दिव्य पशु की तरह था, सुनहरी रोशनी के साथ चमक रहा था। एक सुपर बॉस की विशेषताएं। आर्यन चिल्लाया, सावधान। हिम क्षेत्र का विशाल सांप आर्यन के हाथ में सूर्य ड्रैगन की शक्ति को घूर रहा था और उसने अपने शरीर को घुमाया। धड़ाम। यह बर्फ में ड्रिल कर गया और पागलपन से हिलने लगा। तीनों के पास कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी, इसलिए वे केवल अवाक देख सकते थे, कुछ करने में असमर्थ। हिम क्षेत्र का विशाल सांप उनके पैरों के नीचे पागलपन से घूम रहा था, जैसे एक चक्की। अचानक
आर्यन की आंखें अंधेरी हो गईं और वह चिल्लाया, बकवास, भागो। उनके बोलने से पहले ही उनके पैरों के नीचे की बर्फ की परत अचानक धंस गई और वे एक विशाल बर्फीले गड्ढे में गिर गए। जैसे ही वे गिरे, हिम क्षेत्र का विशाल सांप ने अपना खूनी मुंह खोला और उनका पीछा किया। मेरे राजा, आप आखिरकार वापस आ गए। वह पागलपन से नीचे फिसला और जितना नीचे गया उतना ही बड़ा होता गया। कुछ देर अंधेरे के बाद एक चमकदार सफेद रोशनी चमकी जिससे लोगों की आंखें खुलना मुश्किल हो गया। इसी क्षण तीर एक के बाद एक ऊपर की ओर छूटे। 100 सभी तीर एक चमकदार सफेद आभा लिए हुए थे। तीरों की शक्ति बहुत तीव्र थी। जिंगयुन ने जोर से चिल्लाया, युवा मास्टर आर्यन, सावधान। आर्यन ने उस दिशा की ओर देखा जिधर तीर उड़ रहे थे, वे उन पर निशाना नहीं थे। नागोंग्यान ने अचानक कहा, दंतियन में आध्यात्मिक ऊर्जा बहाल हो गई है। नागोंग्यान तेजी से आगे बढ़ी, तुरंत आर्यन के सामने आकर खड़ी हो गई। तंग कपड़ों में वह एक सुपर महिला अंगरक्षक की तरह थी। उसके हाथों में शक्ति अचानक सक्रिय हुई, एक मोटा अवरोध बनाते हुए। जिंगयुन ने भी तुरंत महसूस किया कि उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा बहाल हो गई है। वह मुस्कुराया और बोला, समझ गया। अपने शरीर को झटके से आगे बढ़ाते हुए वह अचानक उड़ गया और उन तीरों को पकड़ लिया जो उसकी ओर छोड़े गए थे। एक एक करके तीर पकड़ते हुए वह चिल्लाया, मैं इन्हें तुम्हें वापस करता हूँ। वह अचानक आगे बढ़ा, दर्जनों तीर उसी रास्ते वापस फेंके गए। आर्यन का दिल सिकुड़ गया। वह उन्हें रोकना चाहता था लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। नीचे से कुछ दर्द भरी चीखें सुनाई दी और एक गहरी आवाज गूंजी, ये लोग वाकई नहीं जानते कि उनके लिए क्या अच्छा है। इन्हें मार डालो, स्नो तोप का उपयोग करो। कमांडर, हमारे पास केवल 10 स्नो तोपें हैं। उनमें से प्रत्येक अनमोल है। अगर हम अब इन्हें इस्तेमाल करेंगे, मेरे शब्द आदेश हैं, स्नो तोप का उपयोग करो। एक विशाल बर्फीले शहर में शहर की दीवारों पर हजारों गार्ड खड़े थे। कमांडर के आदेश के बाद एक विशाल स्नो तोप बाहर निकाली गई और आर्यन की दिशा में जोरदार तरीके से गोली चलाई गई। धम, एक जोरदार धमाका हुआ जैसे कि अंतरिक्ष ही टूट गया हो। जिंगयुन का चेहरा ठंडा पड़ गया। यह बुरा हुआ, बड़ा वाला आ रहा है। नागोंग्यान ने कहा, तुम आर्यन की रक्षा करो, मैं उसे रोकने जाती हूँ। उसके वाक्य पूरा होने से पहले ही आर्यन ने नागोंग्यान को वापस खींच लिया और कहा, वे हमें निपटाने के लिए नहीं आए हैं, वे हमारी मदद करने आए हैं। जैसे ही आर्यन ने बोलना समाप्त किया, उनके पीछे का बर्फीला विशाल सर्प टुकड़े टुकड़े हो गया। पूरा बर्फीला तल भयंकर रूप से हिल गया और अनगिनत बर्फ के टुकड़े नीचे गिरे। बर्फीला विशाल सर्प असाधारण रूप से उग्र था। नागोंग्यान और जिंगयुन इसका सामना बिल्कुल नहीं कर सकते थे। अगर वह तोप नहीं होती तो वे निश्चित रूप से यहाँ मर जाते। धम, नागोंग्यान ने आर्यन को सहारा दिया और देखा कि बर्फीले शहर के ऊपर गार्ड्स ने अपने तीर उन पर तान रखे थे। जिंगयुन तुरंत हंसा और बोला, सब लोग, यह एक गलतफहमी थी, गलतफहमी। सब लोग, घबराए नहीं, घबराए नहीं। शहर की दीवार पर खड़े नेता ने कहा, सभी बर्फीले धनुष रख दो। फिर नेता ने आकाश में आर्यन की ओर देखा और कहा, हमारा सिटी लॉर्ड आपको अंदर आमंत्रित करता है। सिटी लॉर्ड आपको आमंत्रित करता है। जिंगयुन ने आर्यन की ओर देखा और कहा, युवा मास्टर आर्यन, क्या आप यहाँ के सिटी लॉर्ड को जानते हैं? तभी तो आप आइसेस्नो की तलाश में थे। पता चलता है कि आपके यहाँ दोस्त हैं। हा, आपने मुझे डरा ही दिया। जिंगयुन को राहत महसूस हुई। नागोंग्यान ने भी आर्यन की ओर देखा। आर्यन ने सिर हिलाया और कहा, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। तीनों आइसेस्नो सिटी में दाखिल हुए। कुछ गार्ड्स के नेतृत्व में वे शहर के सबसे ऊंचे भवन महल की ओर चले। रास्ते में उन्हें कई लोग दिखे। ये लोग वाकई खास थे, जैसे कि उन्होंने पहले आर्यन को देखा हो। वे सभी मुस्कुराए और उनकी आंखों में सम्मान भरा था। ऐसा क्यों? आर्यन को खुद समझ नहीं आया। वे विशाल बर्फीले महल में दाखिल हुए। वहां 2 पंक्तियों में बुजुर्ग खड़े थे। एक तरफ पूरी तरह से बख्तरबंद जनरल थे और दूसरी तरफ अच्छे कपड़ों में सिविल अधिकारी। बर्फीले सिंहासन पर एक अत्यंत सुंदर महिला बैठी थी जिसका शरीर आकर्षक था। उसने बहुत कम कपड़े पहने थे लेकिन उसकी आंखें ठंडी थीं और उनमें एक राजा की आभा थी। कोई भी उसके प्रति अपवित्र विचार रखने की हिम्मत नहीं कर सकता था। आर्यन को आते देख आइस क्वीन खड़ी हुई और बोली, स्वागत है मेरे राजा। यह क्या हो रहा है? आर्यन स्तब्ध रह गया। जिंगयुन ने आर्यन को हैरानी से देखा। उसने अपनी आवाज धीमी की और कहा, युवा मास्टर आर्यन, क्या वह आपकी महिला है? कमाल है, आप तो बहुत भाग्यशाली हैं। यह महिला बहुत सुंदर है। नागोंग्यान ने आर्यन को जलन भरी नजरों से देखा। मुझे नहीं पता था कि आप डार्क वर्ल्ड में इतने लोकप्रिय हैं। यहाँ इतनी सारी महिलाएं हैं। मैं आज रात तुमसे निपटूंगी। आर्यन स्तब्ध था। उसने सिर हिलाया और कहा, मैं उसे जानता भी नहीं, लेकिन आइस क्वीन का शरीर, उसका वह अपराजेय और अभिमानी भाव उसे जीतने की इच्छा जगा रहा था। और अगर वह रानी न होती तो कोई भी पुरुष उसकी ओर आकर्षित हो जाता।
आर्यन एक पुरुष था। वह एक पूरी तरह सामान्य पुरुष था जिसकी शारीरिक जरूरतें बहुत प्रबल थीं। चूंकि उसने उसे राजा कहा तो क्या यह स्पष्ट नहीं था कि वह उसकी महिला थी। वह ऐसी महिला को कैसे छोड़ सकता था? वह तो मूर्ख होता। और उसके सामने की आइस क्वीन आइसाइट से मिलती जुलती थी। आर्यन ने कोई विरोध नहीं किया और तुरंत कहा, मैं वापस आ गया हूँ। उसके दिल में वह कुछ और सोच रहा था। मैं वापस आ गया, मुझे तो यह भी नहीं पता कि यह जगह कहाँ है। आइस क्वीन थोड़ी भावुक हो गई। हॉल में मौजूद अधिकारी और जनरल भी भावुक थे। आर्यन ने उन्हें उत्साहित कर दिया। उसने उन्हें थोड़ी सी उम्मीद दिखाई। देखो देखो, वे कितने भावुक हैं। वाकई ऐसा लगता है जैसे किसी राजा की वापसी हो। युवा मास्टर आर्यन, आप तो कमाल हैं, है ना? जिंगयुन को वाकई जलन हो रही थी। हॉल के दोनों तरफ बर्फीली दासियां थीं, जो सभी अत्यंत सुंदर और आकर्षक थीं। यह तो वीर्यपात से मरने की लय थी। नागोंग यान ने धीरे से कहा, तुम अभी भी कहते हो कि तुम उसे नहीं जानते। आइस क्वीन भी भावुक थी। राजा, हमने आखिरकार आपकी वापसी का इंतजार किया। अगर ऐसा है तो पश्चिमी दानवों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। रुको, आर्यन ने तुरंत रोका और कहा, तुमने क्या कहा? पश्चिमी दानवों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा? क्या तुम मुझसे बाहर जाने के लिए कह रही हो? स्थिति ठीक नहीं थी। आर्यन ने तुरंत उसे रोका। वह यहाँ लड़ने नहीं आया था, बल्कि गॉडेसेस तय के बारे में और जानने आया था। अगर हो सके तो वह आइस क्वीन को मार डालता। यही वह करना चाहता था। बाहर जाने के बारे में उसने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। अत्यधिक जीवित रहने की परीक्षा केवल 3 दिन तक चलती थी। समय खत्म होने पर वह इस जगह को छोड़ देता। इस समय आर्यन को नहीं पता था कि बर्फीले मैदानों के गुप्त आयाम का निकास सील हो चुका था और वे बाहर नहीं जा सकते थे। आइस क्वीन ने कहा, आपकी वापसी बाहर जाने के लिए है। यह एक राजा के रूप में आपका कर्तव्य है। क्या आप भूल गए? सभी ने आर्यन की ओर देखा। उन्होंने आर्यन को ऐसा एहसास दिया कि अगर आर्यन सहमत नहीं हुआ तो वे उस पर झपट पड़ेंगे और उसे फाड़ डालेंगे। वह आर्यन ने कहा, मैं अभी अभी वापस आया हूँ और यात्रा से थक गया हूँ। क्या मैं एक रात आराम कर सकता हूँ और फिर निकलूँ? वह पहले रात में उसका फायदा उठाएगा। वह रात का उपयोग गॉडेसेस तय के बारे में समझने के लिए करेगा। हालांकि आइस क्वीन ने आर्यन को कोई मौका नहीं दिया और तुरंत कहा, नहीं। सिस्टम, आइस स्नो फेस्टिवल लॉटरी। यह बहुत सख्त था, इसमें कोई समझौता नहीं था। वह पूरी तरह पागल थी। क्या ऐसी पत्नी होती है? वह अभी लौटी थी और बिना आराम किए ही उसे बाहर जाने के लिए कह रही थी। क्या इतने सालों बाद उसे अकेलापन, खालीपन या ठंडक महसूस नहीं हुई? या शायद उसके पास कोई और पुरुष था? आर्यन ने कहा, क्या तुम मुझे थोड़ा आराम करने का समय नहीं दे सकती? कम से कम मुझे एक झपकी लेने दो या कुछ और। आइस क्वीन ने कहा, आइस सिटी के लोग तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वे आत्माएं तुम्हारे द्वारा बचाए जाने की प्रतीक्षा कर रही हैं। क्या तुम चाहते हो कि वे और कष्ट झेलें? इतना उदात्त। इससे आर्यन को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। जिंगयुन ने कहा, यंग मास्टर आर्यन, तुम राजा हो तो एक महिला तुम्हें कैसे आदेश दे सकती है? तुम्हें पुरुष की तरह व्यवहार करना चाहिए। कम से कम एक रात सोने के बाद ही निकलना चाहिए। जिंगयुन ने शरारती हंसी हंसी। सही कहा, मैं यहाँ का राजा हूँ, मुझे किससे डरना चाहिए? यह सोचकर आर्यन का लहजा दृढ़ हो गया और उसने कहा, मैं शहर के लोगों के कष्टों को अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन मेरी अपनी रणनीति है। मैं पश्चिम के दानवों को निश्चित रूप से नष्ट कर दूंगा, लेकिन मुझे एक युद्ध योजना तैयार करने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं परसों रवाना होऊंगा। आइस क्वीन स्तब्ध रह गई। नहीं, आर्यन ने तुरंत कहा, चाहे ना हो ऐसा ही होगा। तुम राजा हो या मैं। जब तुम मुझे राजा कहती हो तो मेरे शब्द आदेश हैं। कौन मेरे आदेशों के खिलाफ जाने की हिम्मत करता है? अगर हिम्मत है तो सामने आओ। नागोंग ने याद दिलाया, अति आत्मविश्वास मत दिखाओ, तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा अभी ठीक नहीं हुई है। अगर तुम उन्हें नाराज कर दोगे तो हम यहाँ मर सकते हैं। उसके शब्दों ने सपने देखने वाले को जगा दिया। नागोंग और जिंगयुन की आध्यात्मिक ऊर्जा ठीक हो चुकी थी, लेकिन आर्यन की नहीं। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा उसके दंतियन से नहीं बल्कि खांचे से आती थी। हालांकि अगर उसे कूल दिखना था तो उसे कूल दिखना ही था। अगर वह नहीं कर सकता था तो उसे पूरी कोशिश करनी थी। आर्यन की नजरें तीक्ष्ण थीं, जो एक राजा की अवमानना को दर्शाती थीं। कौन मेरे आदेशों के खिलाफ जाने की हिम्मत करता है? सब दब गए। वे कोई आवाज नहीं कर सके। यह जानना जरूरी है। इनमें से हर जनरल एक अति शक्तिशाली अस्तित्व था। उन्हें खेल में एनपीसीएस माना जा सकता था और उनकी साधना अविश्वसनीय रूप से उच्च थी। सबसे शक्तिशाली थी आइस क्वीन। वह एक अद्वितीय अस्तित्व थी। हालांकि बुद्धिमत्ता के मामले में आर्यन उनसे पूरी तरह आगे था। जब आर्यन ने देखा कि वे कुछ नहीं बोल रहे तो वह थोड़ा निश्चिंत हुआ और बोला, मैं इतनी मुश्किल से वापस आया हूँ। अगर मैं आराम नहीं करूंगा तो मैं कैसे लड़ सकता हूँ?
क्या तुम चाहते हो कि मैं उन दानवों के हाथों मर जाऊं? राजा, हमने कभी, आइस क्वीन ने चिंतित होकर कहा। आर्यन ने उसे अपनी बात पूरी करने का मौका नहीं दिया और सीधे कहा, इतना बकवास मत करो। क्या तुम चाहती हो कि मैं वहां मर जाऊं? क्या तुम्हें विधवा बनना पसंद है? आइस क्वीन भ्रमित हो गई और चिंतित होकर आर्यन को देखने लगी। आर्यन ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया और सीधे कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब तितर बितर हो जाओ, हम कल सुबह युद्ध रणनीति बनाएंगे। तुम मेरे लिए स्नान का पानी तैयार करो। आर्यन ने आइस क्वीन को गंभीरता से देखा और कहा। उसने उसे बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिया। वह दबंग बनना चाहता था, महिमा में और मजबूत, लेकिन आइस क्वीन बिल्कुल नहीं हिली। हॉल में मौजूद अधिकारी और जनरल भी नहीं हिले। तुम आदेशों की अवहेलना कर रहे हो, है ना? आर्यन ने जोर से चिल्लाया। उसी क्षण जिस जनरल ने आर्यन को हॉल में लाया था, उसने क्वीन से कुछ शब्द कहे। क्वीन का चेहरा बदल गया, उसकी नजरें ठंडी हो गईं और उसने आर्यन को घूरते हुए कहा, क्या तुम हमारे आइस स्नो सिटी के राजा हो? उसकी आभा बदल गई। तुरंत ही हॉल का तापमान गिर गया। जिंगयुन आर्यन के कुछ कदम करीब आई और धीरे से बोली, यंग मास्टर आर्यन, क्या तुम खेल रहे हो? नागोन भी सतर्क हो गई। आर्यन ने शांत अभिनय किया और कहा, तुम मेरे बारे में संदेह करने की हिम्मत करती हो? क्वीन ने आर्यन को देखा और कहा, तुम एक आइस प्लेन्स जायंट स्नैक से भी नहीं निपट सकते और कहते हो कि तुम आइस स्नो सिटी के राजा हो। आर्यन ने चिल्लाकर कहा, मैं किससे नहीं निपट सकता? क्या मैंने हमला किया था? नेता ने हल्के से सिर हिलाया। आर्यन ने अपनी आवाज और ऊंची की और कहा, मुझे हमला करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इतने निम्न रैंक का डेमन बीस्ट मेरे हाथों मरने के लायक भी नहीं है। तुम मुझ पर संदेह करने की हिम्मत करती हो। आइस क्वीन आर्यन को भेद नहीं सकी, लेकिन उसने दृढ़ता से कहा, या तो तुम खुद को साबित करो या फिर पश्चिम के दानवों से लड़ने के लिए निकल जाओ। खुद को साबित करना? कैसे? वह नहीं कर सकता था। यह क्यों कहा गया कि वह राजा है, यह आर्यन समझा नहीं सकता था। अगर वह खुद को साबित नहीं कर सका तो केवल एक परिणाम था, मृत्यु। बिना किसी आध्यात्मिक ऊर्जा के आर्यन उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। तुरंत आर्यन ने दृढ़ता से कहा, मैं निकलने का विकल्प चुनता हूँ। मैं अपनी ताकत से तुम्हें और आइस स्नो सिटी के सभी लोगों को साबित करूंगा। हाँ, आर्यन ने गुस्से में चिल्लाया और क्रोधित भाव के साथ मुड़ा और हॉल से बाहर चला गया। जैसे ही आर्यन ने कुछ कदम उठाए, आइस क्वीन ने अचानक कहा, रुको। आर्यन की हथेलियां ठंडे पसीने से भीग गईं और उसका दिल डूब गया। कम भक्त, कोई मर सकता है। अभी उसने ठंडी आभा से एक तीव्र हत्यारी आभा महसूस की थी। उसके शरीर में मौजूद दानव ने इसे स्पष्ट रूप से महसूस किया था। वह इस जगह से निकलना चाहता था। वह ऐसी खूबसूरत महिला के साथ समय बिताना चाहता था, लेकिन कोड़ा बहुत दूर था। आइस क्वीन ने अपने दाहिने हाथ से एक बर्फ का गोला निकाला और कहा, यह आइस और स्नो का दिल है। इसका उपयोग आइस स्नो सिटी के योद्धाओं की आत्माओं को इकट्ठा करने के लिए करो। आर्यन ने राहत की सांस ली और मन ही मन सोचा, कम भक्त, तुमने मुझे डरा दिया। उसने अपने दाहिने हाथ से इसे लिया। तब सिस्टम की अधिसूचना बिना किसी कारण के बजी। डिंग। होस्ट आर्यन को आइस और स्नो का दिल प्राप्त करने के लिए बधाई। सुपर सिस्टम सक्रिय हुआ। यह क्या हो रहा है? सुपर सिस्टम। आर्यन स्तब्ध रह गया। उसके दिमाग में एक उत्साहपूर्ण संगीत बजा और सिस्टम की अधिसूचना फिर से बजी। डिंग। होस्ट आर्यन को आइस एंड स्नो फेस्टिवल लॉटरी सिस्टम सक्रिय करने के लिए बधाई। सिस्टम आइस स्नो फेस्टिवल लॉटरी। अवधि 7 दिन। सिस्टम विवरण, आइस स्नो सिटी के योद्धा की आत्मा इकट्ठा करने से लॉटरी का एक मौका मिलेगा। लेवल 5 दानव को मारने से भी लॉटरी का एक मौका मिलेगा। उसी समय आइस स्नो फेस्टिवल लॉटरी के पुरस्कार आर्यन के दिमाग में चमके। मुख्य सुपर गॉड टॉप, ट्रेमर फ्रूट, सक्रा समनिंग कार्ड, फायर यूनिकॉर्न सेंट पावर, रूल आई बुद्धा बॉडी प्रोटेक्शन टेक्निक, जेड एम्परर की 108,000 आपदाएं, रहस्यमयी उपहार बैग। यह क्या है? दैवीय देवता। वास्तव में दैवीय देवता है। मेरे भगवान, मैं अमीर होने वाला हूँ। आर्यन ने लार नीली और उसकी आंखें चमक उठीं। अब उसे आइस क्वीन में बिल्कुल रुचि नहीं थी। वह वास्तव में उन दानवों के समूह को नष्ट करना चाहता था। बहुत जबरदस्त। गुडोंग शक्ति, हरे कमल की दिव्य रोशनी। उसे पहले कभी इतना उत्साह नहीं हुआ था। लॉटरी में एक दैवीयता थी। यह कितना उग्र था। डार्क वर्ल्ड में एकमात्र दैवीय शीर्ष पहले से ही स्वर्ग विरोधी था। यदि वह इसे प्राप्त कर सकता, कौन सा बकवास 9 नेदरजान परिवार, कौन सा नरकेश संप्रदाय, कौन सा इनाम संप्रदाय, कौन सा महासंत संप्रदाय, यहाँ तक कि 18 स्तरीय नर्क। दैवीय शीर्ष वे चीजें थीं जो प्राथमिक देव रंगभूमि से आई थीं। यहाँ तक कि ऊपरी देवलोक में भी ये नहीं थे। इसे प्राप्त करने का मतलब था एक दैवीय स्थान प्राप्त करना। हो, यंग मास्टर आर्यन, क्या हम आइस स्नो सिटी का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे? लेकिन हम सिर्फ 3 लोग क्यों हैं? जिंगयुन ने अपने पीछे की खाली जगह को देखा।
वहां एक भी व्यक्ति नहीं था। यह कैसी अभियान थी? यह स्पष्ट रूप से निर्वासन था। नागोन ज्ञान ने भी कहा, आप चाहते हैं कि हम सिर्फ 3 लोग पश्चिम के दानवों से लड़ें। शहर की दीवार पर लोग भरे हुए थे, सभी उन्हें अलविदा कह रहे थे। यह वास्तव में कोई अभियान नहीं था। जैसा कि जिंगयुन ने कहा था, उन्हें निर्वासित किया जा रहा था। आइस क्वीन शहर की दीवार पर खड़ी थी। मेरे राजा, मैं आपके विजयी लौटने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से विजयी होकर लौटूंगा और तुम्हें अपने अधीन कर लूंगा। तुरंत बाद आर्यन ने कहा, 3 लोग ही सही, पहले पश्चिम के दानवों का ख्याल रखते हैं। शायद कोई